दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे मॉरल की ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ जेंटल लेसन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जेंटल एक एडजेक्टिव है। जेंटल का मतलब होता है सौम्य, या कह सकते हैं नरमी से, अच्छे ढंग से, नरमी से, प्यार से उसे जेंटल कहा जाता है। लेसन का मतलब सबक। तो क्या अर्थ हुआ? आ जेंटल लेसन मतलब कि सौम्य, या कह सकते हैं एक अच्छा, यह कह सकते हैं एक अच्छा सबक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम आ स्टूडेंट नेम्ड रवि लिव्ड इन एन आश्रम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस अपॉन आ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। आ स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी। नेम्ड रवि, रवि नाम का, या कह सकते हैं रवि नामक। लिव्ड रहता था। इन एन आश्रम एक आश्रम में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। आ स्टूडेंट नेम्ड रवि मतलब एक रवि नामक विद्यार्थी लिव्ड इन एन आश्रम एक आश्रम में रहता था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वेरी नॉटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। नॉटी का मतलब होता है शरारती, जो कि एक एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी नॉटी मतलब वह बहुत शरारती था। Every night he used to jump over the ashram's boundary wall and roam here and there। क्या मतलब हुआ? Every night he used to jump। दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। used to का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, लगातार किया करता था, जहां पर किसी भी तरह की निरंतरता या कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं, तब वहां used to का प्रयोग किया जाता है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। आया करता था, जाया करता था, दौड़ा करता था, खेला करता था, इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें used to का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एवरी नाइट मतलब कि हर रात। ही यूज्ड टू जंप ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल। दोस्तों, यहाँ आश्रम के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति या चीज के साथ कुछ जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। आश्रम्स बाउंड्री वॉल का मतलब हुआ आश्रम की चार दीवारी। तो क्या अर्थ हुआ कि हर रात ही यूज टू जंप वो कूद जाता था। जंप मतलब कूदना, वो कूद जाया करता था। ओवर द आश्रम्स बाउंड्री वॉल मतलब आश्रम की जो चार दीवारी थी उसको वो कूद जाया करता था। एंड रोम हेयर एंड देयर, रोम का मतलब घूमना, और वो इधर उधर घूमता था। चलिए तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ ही आ गया होगा कि हर रात वो कूद करके, मतलब कि आश्रम की जो चार दीवारी थी वो कूद करके चला जाता था और वो इधर उधर घूमता था। ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन, और ये भी हमारा जब वाक्य है यूज्ड टू का यूज़ किया गया आदत को दर्शाने के लिए। और DAWN, डॉन का मतलब होता है जो सुबह सुबह का सवेरा होता है, जो बिल्कुल सुबह का, उसे डॉन कहा जाता है, जिसे हिंदी में भोर भी कहा जाता है। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये जो शब्द है भोर आपने जरूर सुना होगा।
तो उसे ही डॉन कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, ही यूज्ड टू रिटर्न बिफोर डॉन, मतलब कि वह भोर से पहले वापस लौट आया करता था, वापस आ जाया करता था। ही थॉट, उसने उसे और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना या लगना, और सेकंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। ही थॉट, उसे लगता था कि दैट की नो वन न्यू, कि कोई नहीं जानता था, दैट की ही वेंट आउट एट नाइट, कि वो रात में बाहर जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही थॉट, उसको लगता था, दैट की नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, दैट ही वेंट आउट एट नाइट, कि वो रात में बाहर जाता है। चलिए आगे देखिए। बट हिज गुरुजी न्यू इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और अगर आप इसको नहीं जानते तो आप इस वर्ब को नोट कर लीजिए, KNOW। फर्स्ट फॉर्म है नो, जिसमें के साइलेंट है, और सेकंड फॉर्म है न्यू, KNEW, जिसमें के साइलेंट है, तो आप इसको न्यू पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हुआ, बट, लेकिन, बट हिज गुरुजी न्यू इट, लेकिन उसके गुरुजी ये जानते थे। ही वॉन्टेड टू कैच रवि रेड हैंडेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आपने देखा होगा अक्सर जो कहानीज़ में लेके आता हूँ स्टोरीज़, वो पास्ट में ही रहती हैं, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को भी याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप एक और वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें, जब भी आप दो वर्ब वाले वाक्य बनाएं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, और जो टू है वो कंजक्शन है, और टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉन्टेड टू कैच रवि, वह रवि को पकड़ना चाहते थे, रेड हैंडेड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, रेड हैंडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रंगे हाथ। रंगे हाथ का क्या अर्थ हुआ कि मतलब जब वो व्यक्ति उस काम को कर रहा हो। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉन्टेड टू कैच रवि रेड हैंडेड, मतलब वह रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, दो वर्ब का आप उसको बनाएं और उसे कमेंट में बताएं। चलिए आप वाक्य को नोट कर लीजिए। वह डॉक्टर बनना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता था। तो दोस्तों जो मैंने आपको वाक्य दिया है इस वाक्य को भी आपको दो वर्ब का ही प्रयोग करना होगा इसे बनाने के लिए। आप इसको बनाएं और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए आगे देखिए। वन नाइट, एक रात, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, रवि क्रैप्ड आउट टूवर्ड्स द वॉल। दोस्तों देखिए आप इसे नोट कर लीजिए। क्रीप का क्या अर्थ होता है, रैंग रैंग कर चलना। अक्सर ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब इस तरह के जीव जैसे कि छिपकली, सांप, अजगर वगैरह, इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है रेप्टाइल्स की। यदि आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी इसकी सरीसृप। तो इस तरह के जो जीव हैं जो रैंग कर चलते हैं, सांप और ये सब जो सांप वगैरह, छिपकली, तो जब वो चलते हैं तो उनकी चलने की जो क्रिया है उसको क्रीप कहा जाता है, क्योंकि वो रैंगते हैं। तो उसे आप नोट कर लीजिए, CREEP, क्रीप। और ये किसके लिए यूज़ होता है, रेप्टाइल्स के लिए, जो मतलब सरीसृप हैं, जो रेंगने वाले प्राणी हैं। और क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रैप्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अब आपको ये बात याद भी रहेगी कि जो इस तरह के जो प्राणी हैं, सांप वगैरह जो रेंगते हैं, उस रेंगने की क्रिया को क्रीप कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म क्या है, क्रैप्ड। तो क्या अर्थ हुआ, वन नाइट, एक रात, एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, रवि क्रैप्ड आउट, जो रवि था और रेंग कर बाहर आया, टूवर्ड्स द वॉल, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स द वॉल दीवार की तरफ, ही क्लाइम्ड अप अ लैडर। दोस्तों देखिए LADDER, लैडर का क्या अर्थ होता है, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। अब यहाँ पर इन्होंने स्टेयर्स को नहीं लगाया। देखिए स्टेयर्स क्या होते हैं, स्टेयर्स होते हैं जो हमारे घरों की जो बनी हुई सीढ़ी होती है, मतलब सीमेंट वाली सीढ़ी तो ये उसको तो हम स्टेयर्स कहते हैं। लेकिन यदि आप किसी लकड़ी की सीढ़ी वगैरह, आपने देखा होगा अक्सर जो मतलब कि जो अक्सर छतों पर जीना नहीं बना होता है तो क्या करते हैं, छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी के जीने का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को लैडर कहा जाता है, LADDER। तो क्या अर्थ हुआ, ही क्लाइम्ड अप अ लैडर, मतलब वो एक सीढ़ी पर चढ़ गया। तो अब आप इस बात को याद रखें कि सीढ़ी तो स्टेयर्स भी है, लेकिन जो लकड़ी की सीढ़ी है उसको लैडर कहा जाता है। तो यहाँ लकड़ी की सीढ़ी के बारे में बात हो रही है। ही क्लाइम्ड अप अ लैडर मतलब वो एक सीढ़ी पर चढ़ गया, एंड जम्प्ड ओवर द वॉल, और वो दीवार के ऊपर कूद गया।
चलिए आगे देखिए। When he had gone, his Guruji got up and took away the ladder from the spot। क्या अर्थ हुआ? When he had gone, दोस्तों देखिए यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। आया था, गया था, चुका था वगैरह, जहाँ पर हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है तो उन्हें पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। When he had gone, जब वो जा चुका था, his गुरुजी मतलब जो उसके गुरुजी थे, got up वो उठे, ये गेट अप की सेकंड फॉर्म में वो उठे, and took away the ladder from the spot, और take away ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, टेक अवे मतलब ले जाना, टुक अवे वो ले गए, द लैडर सीढ़ी को ले गए, फ्रॉम द स्पॉट और वो सीढ़ी मतलब उस जगह से वो सीढ़ी को ले गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन ही हैड गॉन हिज गुरुजी गॉट अप एंड टुक अवे द लैडर फ्रॉम द स्पॉट, मतलब जब वह चला गया, मतलब जब वो जा चुका था, जो उसके गुरुजी थे वो उठे और वो सीढ़ी को वहाँ से ले गए। फ्रॉम द स्पॉट मतलब उस स्थान से। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का अर्थ समझ में आ ही गया होगा। जो बालक था रवि नामक, जो उस बालक ने मतलब सीढ़ी लगा के वो कूद तो गया, लेकिन उसे शायद ये चीज़ नहीं पता थी कि गुरुजी भी उसको ही देख रहे हैं। तो जो गुरुजी आए और वो उन्होंने सीढ़ी को हटा दिया। चलिए आगे देखिए। अ फ्यू आवर्स लेटर, और दोस्तों HOUR को बहुत से लोग इसको आवर पढ़ते हैं, तो इसको आप आवर ना पढ़ें, इसको आर पढ़ा जाता है और ये प्लूरल है तो ये क्या हो गया? आर्स। तो क्या हो जाएगा? अ फ्यू आवर्स लेटर मतलब कि कुछ घंटों के बाद रवि रिटर्न्ड, जो रवि था वो लौटा। रिटर्न मतलब लौटना, सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड। इन द डार्क, डार्क क्या होता है? अंधेरा। इन द डार्क मतलब कि अंधेरे में। When he tried to climb down from the wall, क्या अर्थ हुआ? When he tried जब उसने कोशिश की, to climb down, अब देखिए climb up का मतलब होता है चढ़ना और climb down का मतलब उतरना, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? When he tried to climb down from the wall, जब उसने from the wall मतलब कि दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की, गुरुजी वॉज स्टैंडिंग, गुरुजी थे जो थे वॉज स्टैंडिंग, वो खड़े हुए थे। वेयर द लैडर वॉज, जहाँ पर सीढ़ी थी। तो इस बात का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अंधेरे में जब व्हेन ही ट्राई टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द वॉल, जब अंधेरे में जब उसने दीवार से नीचे उतरने की कोशिश की, गुरुजी वॉज स्टैंडिंग वेयर द लैडर वॉज, मतलब गुरुजी वहीं खड़े थे जहाँ पर सीढ़ी थी। चलिए आगे देखिए। ही हेल्प्ड रवि टू गेट डाउन एंड सेट, क्या अर्थ हुआ? ही हेल्प्ड रवि, हेल्प मतलब मदद करना, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, ही हेल्प्ड रवि टू गेट डाउन, क्या अर्थ हुआ? कि उन्होंने उतरने में, टू गेट डाउन मतलब कि उतरने में उन्होंने रवि की मदद की। एंड सेड और कहा, सन बेटा, यू शुड टेक अ वार्म शॉल व्हेन यू गो आउट एट नाइट। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए गुरुजी ने कैसी बात कही। गुरुजी ने क्या कहा? यू शुड टेक अ वार्म शॉल। दोस्तों इस वाक्य में देखिए शुड का प्रयोग किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर हम किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहां पर हमें शुड का प्रयोग करना होगा। और शुड के साथ शुड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम किसी वाक्य में किसी सलाह को, सुझाव को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो शुड लगाते हैं। और यदि वो वर्तमान में हो तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और यदि वो पास्ट में हो, भूतकाल में हो, जहाँ पर था आएगा, तो वहाँ शुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिलहाल ये प्रेजेंट का वाक्य है। तो उन्होंने क्या कहा? सन बेटा, यू शुड टेक अ वार्म शॉल, मतलब आपको एक गर्म शॉल लेके जानी चाहिए। व्हेन यू गो आउट एट नाइट, जब आप रात को बाहर जाते हो। देखिए गुरुजी ने यहाँ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसको बस उस बालक से ये कहा कि आप जब बाहर जाओ तो आपको एक गर्म शॉल लेके जानी चाहिए। चलिए आगे देखिए। गुरुजी हैड टॉट रवि अ लेसन इन अ जेंटल वे, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों यहाँ भी देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, TEACH। आप इसे नोट कर लीजिए। टीच का मतलब होता है पढ़ाना और सिखाना, इसके दो मतलब होते हैं, पढ़ाना सिखाना से टीच कहते हैं। और टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT टॉट। तो क्या अर्थ निकला इसका? गुरुजी हैड टॉट रवि अ लेसन इन अ जेंटल वे, मतलब गुरुजी रवि को एक सबक सिखा चुके थे, या गुरुजी ने रवि को एक सबक सिखाया था, किसमें? इन अ जेंटल वे, एक सौम्य तरीके से। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, कहानी का नाम भी था जेंटल लेसन। तो जेंटल का मतलब यहाँ पर वो उन्होंने बड़े नरमी से, या कह सकते हैं बड़े प्यार से, शिष्टाचार से और बहुत ही सौम्य तरीके से उन्होंने उसे सिखाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? गुरुजी हैड टॉट रवि अ लेसन इन अ जेंटल वे, मतलब गुरुजी ने रवि को बहुत सौम्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक सबक सिखा दिया था।
रवि रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। दोस्तों रियलाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ का एहसास हो जाना, किसी चीज़ का बोध हो जाना, पता चलना, उसे रियलाइज कहते हैं। सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड। तो क्या अर्थ हुआ, रवि रियलाइज हिज मिस्टेक, मतलब रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड अपोलोजाइज्ड फॉर इट। अपोलोजाइज का अर्थ होता है माफ़ी मांगना, और सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए यदि आपको मीनिंग नहीं पता है, APOLOGISED, अपोलोजाइज्ड फॉर इट, और उसने इसके लिए माफ़ी मांगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, रवि रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड फॉर इट, मतलब कि रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, लेकिन बहुत ही बड़े मैसेज के साथ, बहुत ही बड़े मॉरल के साथ। क्योंकि यदि हम कहानी को देखें और कहानी के बारे में यदि कहानी से कुछ सीखा जाए तो दोस्तों ये जो कहानी है ये बहुत कुछ सिखाने वाली है। जैसे मान लीजिए आजकल हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं छोटे या वगैरह, या कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो बच्चों को गुस्से में मतलब कि कई लोगों के सामने या बाहर के लोगों के सामने डांट देते हैं, जिसकी वजह से शायद बच्चे को अपमानित महसूस होता है, और जिससे वो शायद उस बात को वो एक पॉजिटिव तरीके से नहीं लेगा। क्योंकि यदि उसके माता पिता उसको सबके सामने डांटते हैं, उसका अपमान करते हैं सबके सामने, तो शायद उसे ऐसा लगेगा, वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेगा। तो देखिए इस कहानी से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जो गुरुजी थे, अगर गुरुजी चाहते तो ये जो बालक था रवि, उसको डांट सकते थे, उसकी पिटाई भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा गुरुजी ने नहीं किया। क्योंकि यदि वो ऐसा करते तो शायद वो जो बालक था वो उनकी बात को अच्छे से नहीं समझता, लेकिन गुरुजी ने बड़े ही प्यार से उसको मतलब समझाया, ताकि उस बच्चे को बुरा भी ना लगे और वो उस बात को अच्छे से समझ जाए कि जो गुरुजी हैं उसका भला चाहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि यदि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो यदि हम उनको कुछ बताना चाहते हैं या हम उनको कुछ सिखाना चाहते हैं उनको गलतियों, और हम चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को रिपीट ना करें, उनकी गलती में उनको डांटना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। हमें कभी भी उनको किसी के सामने इंसल्ट, अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा तरीका नहीं है। शायद बच्चों को वो चीज़ बुरी लग सकती है, क्योंकि हम किसी के सामने उनको ऐसा लगेगा कि हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो यदि कभी भी ऐसा हो तो आप कोशिश करें कि बच्चे को अकेले में ही उस बात को प्यार से समझाएं, क्योंकि यदि आप किसी बात को बड़े सरल तरीके से, आसानी से, प्यार से किसी को भी बताएंगे तो वो व्यक्ति उस बात को बड़े ही पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से लेगा, वो आपकी बात को भी सुनेगा और शायद वो अपनी उसे गलती का भी एहसास होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने से छोटों से या हम टीचर हैं अपने स्टूडेंट से इस तरह से व्यवहार करें कि वो जो बच्चा है वो हमारी बात को बहुत अच्छे से समझे और वो हमारे साथ हमारी बात को भी अच्छे से समझे, और वो जो हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको वो पॉजिटिव तरीके से ले। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों 2-3 दिन से मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा। कल भी मैंने दोपहर को नहीं बनाई थी, आज भी मैं अब शाम को ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से करीब मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। और यदि आप कुछ छाले की कोई घरेलू दवाई जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने 1-2 दवाई खाई, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो यदि आप कोई मुंह के छालों की अच्छी सी दवाई जानते हैं, घरेलू इलाज, कोई आप कमेंट में ज़रूर बता दें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।